नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के उस आयाम के बारे में आपको बताते हैं जो ना तो आपको किसी भी चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबर के उस एंगल को आपको कोई समझाएगा जिसे आप वाकई समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसलिए खबरों के टॉप एंगल में आज बात 2 दिन बाद होने वाले पीएम मोदी के बंगाल दौरे की होगी, जहां बात सियासत की नहीं होगी, लेकिन फिर भी बंगाल की सियासी जमीन पर बीजेपी मजबूत होगी और समर्थकों का हौसला अफजाई भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन कैसे, खबरों के टॉप एंगल में आपको आज बताएंगे। वहीं दूसरी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है हाईकोर्ट के एक फैसले पर, जिसमें देखिए फैसला सत्ता पक्ष के खिलाफ है, विपक्ष दोनों एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि बात निकाय चुनाव में आरक्षण के खत्म होने की है। जबकि तीसरी खबर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी बॉर्डर बवाल की, जहां जमीन के लिए जारी जंग में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने हार ना मानने की जिद ठान ली है। देखिए, पीएम मोदी 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचने वाले हैं, जहां पीएम मोदी पूर्वोत्तर वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल भी होंगे, लेकिन किसी राजनीतिक कार्यक्रम या फिर पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। लेकिन फिर भी पीएम मोदी की इस यात्रा पर बीजेपी और टीएमसी में ठनी हुई है। अब आप सोचेंगे, जब ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम वाला मैटर ही नहीं है, जब यहाँ सब कुछ नॉन पॉलिटिकल है, तो फिर ठनी क्यों हुई है दोनों के बीच में? जानना चाहते हैं? जरा रिपोर्ट देखिए। दिसंबर को कोलकाता जाएंगे मोदी। दौरा सरकारी, फायदा सियासी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी बंगाल दौरे पर होंगे, तो जाहिर है ममता के मैदान में पस्त पड़ चुकी बीजेपी को बल मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री का ये दौरा न तो सियासी है और न ही इस दौरे में बीजेपी समर्थकों से कोई सीधा संबंध होगा, लेकिन फिर भी बात योजनाओं और कार्यक्रमों से ज्यादा सियासत की ही होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी में राजनीतिक रूप से जबरदस्त रार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता आ रहे हैं। पीएम मोदी नए साल से पहले बंगाल को पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी लाइन पर चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता में ही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। हालांकि पीएम मोदी का ये दौरा एक नियमित कार्यक्रम है, इसमें किसी भी राजनीतिक संदेश के लिए कोई जगह नहीं होगी, लेकिन इस दौरे में बहुत संदेश छिपे होंगे, क्योंकि मोदी की ये कोलकाता यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बीजेपी राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी के बंगाल दौरे से बीजेपी को बंगाल के निकाय चुनाव में फायदा होगा? बीजेपी इसका दावा कर रही है, तो वहीं टीएमसी मोदी के इस दौरे से बीजेपी को होने वाले फायदे से इनकार कर रही है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का दावा है कि पीएम का आधिकारिक कार्यक्रम के इतर कोई राजनीतिक कार्यक्रम तय नहीं है। उनका दौरा निश्चित रूप से बीजेपी के राज्य कैडर के मनोबल को बढ़ाएगा। वहीं तृणमूल नेताओं का दावा है कि पीएम एक दिन के कोलकाता दौरे पर आ रहे हैं। इससे राज्य में बीजेपी के कमजोर संगठनात्मक ढांचे की वजह से कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि केंद्र और राज्य की रार की वजह से केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे पश्चिम बंगाल की जनता को महरूम होना पड़ा है। जैसे कि सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र लोगों के विकास के लिए मिलकर काम करते हैं,
लेकिन ममता बनर्जी के अहंकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित किया है। तो वहीं टीएमसी उपाध्यक्ष जॉय प्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को पहले बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे का बुनियादी ढांचा इतना खराब है कि वंदे भारत उनकी प्रिय परियोजना यहाँ तेज गति से नहीं चल पाएगी और शताब्दी एक्सप्रेस के जितना ही समय लेगी, तो इस ट्रेन का उद्घाटन करने का क्या फायदा। जबकि सच्चाई ये है कि पीएम मोदी ने हमेशा पश्चिम बंगाल को महत्व दिया है। चुनाव के दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से जुड़े और अब चुनाव के बाद उनका कोलकाता आना दिखाता है कि वो बंगाल के बारे में सोचते हैं। इससे निश्चित रूप से पंचायत चुनावों से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आइए जरा इस खबर का टॉप एंगल भी आपको समझाते हैं। दरअसल पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 2% से ज्यादा कमी हुई थी। तब की अगर बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का वोट जो परसेंटेज था उसमें इजाफा हुआ और ये इजाफा 5% का था। लोकसभा चुनाव 2019 में 43.3% वोट और 22 सीट किसके पास गई, आप समझ सकते हैं, टीएमसी के पास में। वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.7% वोट ही हासिल किए और राज्य की 42 लोकसभा सीट में से 18 पर जीत हासिल की। दूसरी ओर सत्ताधारी टीएमसी को 43.3% वोट मिले, जैसा हमने जिक्र किया, और 22 सीटें थी टीएमसी के खाते में। अब उस वोट परसेंटेज को देखते हुए फिलहाल जाहिर सी बात है, अगर पीएम वहां पर जा रहे हैं तो इसका कनेक्शन निकाला जाएगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो घाटा हुआ उस घाटे की भरपाई इस बार के लोकसभा चुनाव में जरूर हो जाए और साथ ही साथ वहां के विधानसभा चुनाव में हो जाए। भले ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे हैं, उनके जो प्रोग्राम्स है वो नॉन पॉलिटिकल है और बंगाल में विकास की बयान लेकर वो जा रहे हैं, वहां पर वो ऐलान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की सियासत का एक दूसरा पहलू वामपंथी कार्यकर्ताओं के उस नारे में छिपा है जिसमें यह कहा जाता है कि पहले राम और फिर वाम। यह नारा पिछले निकाय चुनाव में भी लगा था और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी। मतलब वामदल भी ये चाहते हैं कि बंगाल में दीदी का राज खत्म हो जाए। इसके लिए भले ही उन्हें बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े। शायद यही वजह है कि मंगलवार को दिल्ली में केरल के मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता पिनाराई विजयन की मोदी से मुलाकात हुई और ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मुलाकात में केरल के मुद्दों पर ही चर्चा हुई है, लेकिन इसका संदेश पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी। अब इसकी भरपाई पीएम मोदी की करिश्माई छवि ही कर सकती है, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक की अगर आप बात करते हैं तो टीएमसी के कई कद्दावर नेता जो बीजेपी के साथ आए थे वो एक एक कर दीदी का दामन थाम चुके हैं। मतलब बीजेपी राजनीतिक रूप से बंगाल में 2019 की तुलना में फिलहाल बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 में 2019 का चुनाव परिणाम दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इसमें वाम और कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी का साथ दे सकते हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के इस एक दिन के दौरे से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व उत्साहित है और उसे यह लगता है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से जो उत्साह गायब हो गया था वो एक बार फिर से लौटेगा और इसे लौटाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए भले ही ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है उनका, लेकिन फिर भी टीएमसी और बीजेपी में इस पूरे नॉन पॉलिटिकल दौरे को लेकर भी ठनी हुई है, क्योंकि इसके पीछे की सियासी बात ये है जो हमने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हर मायने में बहुत खास है। राजनीतिक रूप से तो उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है, उसकी महत्ता क्या है, यह हर कोई बखूबी समझता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि देश की राजनीति का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश का जिक्र इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? दरअसल इस उत्तर प्रदेश में नए साल के आगाज के साथ ही निकाय चुनाव होने हैं। अब ओबीसी आरक्षण का ग्रहण इन निकाय चुनाव पर लगा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बगैर आरक्षण चुनाव कराने को कहा है, यानी कि चुनाव में सभी सीट जनरल होंगी, नो रिजर्वेशन। जाहिर है ये वो फैसला है जो किसी भी सियासी दल की सांस थाम देने वाला है। ऐसे में अब यूपी में क्या होगा, क्योंकि सत्ता और विपक्ष
दोनों की संजीवनी तो ओबीसी आरक्षण ही है, क्योंकि दोनों की राजनीति में ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फरमान, आरक्षण बिना हो निकाय चुनाव, आरक्षण पर अड़ी योगी सरकार, खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का द्वार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने दिसंबर की सर्दी में भी यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। अदालत ने ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार के 5 दिसंबर के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 5 दिसंबर 2022 को, उसको रद्द कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए, बगैर कोई डेडिकेटेड कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में आप कोई भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और चुनाव तुरंत कराने के लिए भी माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है। कहा है कि अगर आप ये ट्रिपल टेस्ट करा करके सारा डेटा कलेक्ट करके ही आप चुनाव करा सकते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन अगर आपको देना है। अदालत के इस निर्णय से यूपी निकाय चुनाव कराने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन अब इस रास्ते पर आरक्षण का बोझ उठाए यूपी सरकार और विपक्ष खड़ी है। नगर निकाय चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट के आए हुए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर वो चुनाव नहीं करवाएगी, और इसके लिए जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। बहरहाल योगी सरकार बगैर आरक्षण निकाय चुनाव में जाने से साफ इनकार कर रही है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हर स्थिति में अपने ओबीसी SC/ST समाज के भाइयों बहनों को, उनके हक को हम रखेंगे और उनको अपने में समाहित मान करके ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यूपी की सियासत में हाईकोर्ट के इस फैसले पर ऐसा होने जा रहा है जो सियासी दंगल में विरले ही देखने को मिलता है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट महज बीजेपी ही नहीं, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी जाने का दावा कर रही है। जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही। यूपी में निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के बाद ही ओबीसी आरक्षण देने की बात कही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या? ट्रिपल टेस्ट के लिए राज्य को एक कमीशन बनाना होता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण लागू होता है। रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति की जानकारी होती है। आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, इसका लेखा जोखा होता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं होगा। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सही तथ्य पेश नहीं करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आइए अब इस खबर का आपको टॉप एंगल समझाते हैं। दरअसल 31 जनवरी को निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार के लिए इतने कम दिनों में
ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर चुनाव में जाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ योगी सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना है, दोनों सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट सरकार से विकल्प मांग सकती है। ऐसे में योगी सरकार निकाय कर्मचारी और आयुक्ति की जगह सरकार के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है और एक टाइम फ्रेम में ट्रिपल टेस्ट को पूरा कर आरक्षण के साथ ही चुनाव में जाने का दांव खेल सकती है, क्योंकि इस मसले पर यूपी सरकार को विपक्ष का भी साथ मिला है। आप समझ लीजिए, ये ओबीसी वोट बैंक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। जिस करवट ये वोट बैंक बैठता है उसकी सरकार बनती है। अब अगर मौके पर चौका सरकार लगा रही है तो जाहिर सी बात है, घात लगाए बैठी तो विपक्षी पार्टी भी है, वो क्यों अकेले इस बात का श्रेय सिर्फ सरकार को लेने दे। वो तो घेराबंदी कर ही रही है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार इस मौके को लपक लेना चाहती है, तो वहीं इस मौके को छोड़ना विपक्षी पार्टी भी नहीं चाहती है। ये हुआ इस खबर का टॉप एंगल। लेकिन इस बीच एक और खबर है जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी है। दो राज्य जिनमें आपस में विवाद है, अब उन दो राज्यों का जिक्र हम करेंगे। दो राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, जिनका सीमा विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। थमने की बजाय दिनों दिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है और बल्कि और बड़ा रूप अख्तियार करता जा रहा है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देने का संकल्प लिया। आज महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया और इस प्रस्ताव के जरिए कर्नाटक में शामिल मराठी भाषी 865 गांव को महाराष्ट्र में शामिल करने की प्रतिज्ञा ले ली। ये तो हठधर्मी हो गए दोनों। ऐसे में सवाल यह है कि दो राज्यों का बॉर्डर बवाल अब कौन सा रूप अख्तियार करेगा। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक महाराष्ट्र में बॉर्डर बवाल, जमीन के लिए सियासी जिद, केंद्र की पहल पर विवाद भारी। महाराष्ट्र में मराठी मानुष की सियासत एक बार फिर चरम पर है, लेकिन इस बार लड़ाई सियासी प्रतिद्वंदियों से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक से है, जहां जमीन के लिए जंग छिड़ी हुई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद सियासी हो गया है। केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद भी दोनों तरफ से जुबानी जंग चरम पर है। सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए इंच जमीन की सुरक्षा का संकल्प लिया था, तो आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी विधानसभा में सीमा विवाद को लेकर एक वचन ले लिया। कर्नाटक में शामिल मराठी भाषी 865 गांव को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए प्रस्ताव में बेलगाव, कारवार, निपानी, भालकी, बीदर शहरों को भी महाराष्ट्र में शामिल करने के प्रस्ताव में जिक्र किया गया। वैसे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पुराना है। यह विवाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ शुरू हो गया था। तभी से दोनों राज्य अपनी सीमाओं के कुछ गांवों और कस्बों को भाषाई आधार पर अपने राज्य में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं। दोनों राज्यों में बेलगावी, खानापुर, निपानी, नंदगाड़ और कारवार की सीमा को लेकर विवाद है और इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है बेलगावी। महाराष्ट्र से सटा ये इलाका कर्नाटक की सीमा क्षेत्र में आता है। दोनों राज्यों के बीच ये विवाद कभी भी राजनीतिक रंग ले लेता है। महाराष्ट्र के मंत्री बेलगावी पर अपना दावा ठोकते हैं। I think it is more of a message to the central government that this must act to make sure that Karnataka government does not create disturbances in the border areas. लेकिन ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब हाल में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि महाराष्ट्र के सांगली के कुछ गांवों में कर्नाटक में विलय का प्रस्ताव पारित किया गया। ये गांव पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बोम्मई के इसी बयान के बाद मामला उलझ गया। हालांकि बोम्मई के इस दावे को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने
सिरे से खारिज कर दिया और ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषी गांव के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। इस पर बोमई ने जवाब दे दिया कि फडणवीस का ये बयान भड़काऊ है और उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार देश की जमीन, पानी और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीमा विवाद को लेकर दोनों ही राज्यों की सरकारें आक्रामक रूप अपनाई हुई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बोमई सीमा विवाद को सुलझाने में लगे हैं, जबकि महाराष्ट्र के विपक्षी दल इस मराठी अस्मिता से जोड़कर विवाद को हिंसक बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब जरा इस खबर का टॉप एंगल भी जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में मराठी भाषा बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद है। महाराष्ट्र ने करीब 80 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया, जो वर्तमान में कर्नाटक का ही हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक ने महाराष्ट्र सीमा से सटे 260 कन्नड़ भाषी गांव पर अपना अधिकार जताया है। लेकिन अब समस्या क्या है? दरअसल समस्या ये है कि केंद्र यहां पर असहाय है। हालांकि अमित शाह ने इस पूरे मामले में बीच बचाव किया और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा, लेकिन ये मामला तो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा ले रहे हैं। कर्नाटक में देखिए बीजेपी की सरकार है, तो महाराष्ट्र में समर्थित सरकार है। अब कैसे करें? केंद्र किस तरीके से मामले को सुलझाए? सीमा विवाद को निपटाने के लिए दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, केंद्र के लिए किसी एक राज्य के हित में नतीजे पर पहुंचना कठिन है, पहला पॉइंट। दूसरी तरफ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सुनवाई चल रही है। अब ये मुद्दा क्यों ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्यों संवेदनशील हो जाता है? क्योंकि भाषाई आधार पर जमीन का झगड़ा दूसरे राज्यों में भी उठ सकता है। अगर यहां पर इसको भाषा के आधार पर सुलझाया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसी तरीके की मांग और राज्यों में भी उठनी शुरू हो जाएगी, फिर वहां का विवाद सुलझाना पड़ेगा। लिहाजा इस पर कोई फैसला आना बहुत जरूरी तो है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए यह फैसला एक नजीर होने वाला है। इसीलिए यहां पर आने वाला फैसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन बनी है। केंद्र के पास यहां बड़ी मुश्किल इसलिए है कि किसके पक्ष की बात करें, और दूसरा एक पक्ष की बात की भी तो फिर ऐसी ही मांग और कहीं ना उठने लग जाए। यह हुआ इस खबर का टॉप एंगल।